नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है के बीएड सेकंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर की एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहा है। तो गाइज, अगर अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगी, जितने भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक ईजिली पहुंचा पाएँ। तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड गाइस, जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को एंड जिस भी पेपर को कवर करना है ना, आप सिंपली क्या करें, चैनल पर विजिट करें एंड वहाँ से आप अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है उसमें, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमने ना चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके रखी है। तो आपको उस प्लेलिस्ट के थ्रू भी अपनी क्लासेस का एक्सेस आप कर सकते हैं। ये हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं, बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, बिकॉज ना यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो बिल्कुल हमें क्या करना है गाइस, हमें अपनी लर्निंग को एंजॉय करते हुए करना है। हमें बिल्कुल कोई बर्डन नहीं फील होना चाहिए कि हाँ यार क्या कैसे, नहीं, बिल्कुल एकदम इंजॉयफुल तरीके से करना है। आइए हम लोग देखते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, आप देख पा रहे हो कि कोलबर्ग्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ये आपके पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन है कि कोलबर्ग का संज्ञानात्मक संरचनात्मक नैतिक मॉडल है ना। इन्होंने नैतिकता का संज्ञानात्मक संरचनात्मक सिद्धांत दिया है, तो बिल्कुल उसी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो आइए हम लोग इसको वन बाय वन सारे को कवर करते हैं, सारे टॉपिक को कोशिश करेंगे कि हाँ आपके लिए इजी बना पाएँ। तो बिल्कुल, और उससे पहले एक अपडेट ये देनी थी, आप देख पा रहे होंगे कि यूपी बीएड एडमिशन अपडेट्स 2026-28। इसका क्या मतलब है कि आप 2026 से 28 में मतलब आप अपना बीएड कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमने अपना, आपको यूट्यूब चैनल तो है ही है, इसके लिए आप इसको ज्वाइन करें। साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है ना, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे लर्नर्स जुड़ करके इसका बेनिफिट उनको मिल रहा है। तो बिल्कुल आप भी इससे जुड़ें और इसका लाभ आपको भी मिले। एंड इसी के साथ साथ आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल है ना, ये भी ज्वाइन करके रखना है ना, व्हाट्सएप चैनल जेडी एजुकेशन का। तो ये सारे ग्रुप एंड चैनल्स आप अगर ज्वाइन करके रख सकेंगे तो रख लीजिए, क्योंकि सारी अपडेट्स, नोट्स, पीडीएफ्स एंड ऑल हम सब कुछ यहीं पे ही शेयर करते हैं। तो गाइस प्लीज़ जरूर से हमारे साथ जुड़िए, और हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल एडमिशन लेने से पहले हमारे साथ जुड़ें। तो इसके लिए क्या करना है, हमने अपना ऑफिस का एड्रेस दे रखा है। हमारा ऑफिस जो है ये प्रयागराज में है। एड्रेस क्या है, जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग, चुंगी चौराहा, अलोपी बाग, प्रयागराज। ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है। बिल्कुल आप आइए और हमसे मिलिए। इसके लिए हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करके रखा है। आप इस दिए हुए नंबर पे हमें कॉल करके बात भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9919599066, 8090656656। तो हमने अपना 2 नंबर दे करके रखा है, दोनों में से किसी भी नंबर पे हमें कॉल करके बात कर सकते हैं। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं, मतलब एक कह सकते हैं ना, भूमिका बनाते हैं कि क्या है क्या नहीं, थोड़ी सी इसमें हमें पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। तो फिर अब हम लोग वन बाय वन इसको कवर करते हैं। तो लॉरेंस कोलबर्ग 1958 proposed the cognitive structural theory of moral development, which explains how moral reasoning develops over time। यहाँ पर देख रहे हैं ना, moral reasoning develops over time, ये चीज आप इसको फोकस में रखिएगा। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द किस पे, जीन पियाजेट आइडियाज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या मतलब है इसका, कि लॉरेंस कोलबर्ग 1958 ने क्या किया कि उन्होंने नैतिक विकास का संज्ञानात्मक संरचनात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया। जो सिद्धांत यह बताता है कि व्यक्ति की जो नैतिक सोच होती है वो समय के साथ कैसे विकसित होती है, मीन्स विकसित होती रहती है। यहाँ पर दिया है ना कि मोरल रीजनिंग डेवलप ओवर टाइम, मतलब ये क्षण प्रतिशत बढ़ती रहती है। और इसमें क्या क्या चीज़ें, ये किस पर आधारित है ये थ्योरी, दिस इज बेस्ड ऑन द जीन पियाजेट आइडियाज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसी पर आधारित है। हमने किसकी देखी, हमने किसकी, अभी हमने नॉर्म चॉम्स्की की थ्योरी देखी थी, वो भी कहीं ना कहीं इस पर आधारित थी, और हम लॉरेंस कोलबर्ग की दे रहे हैं ये भी। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं फ्राइड की, तो वो तो पूरा अनकॉन्शियस पर फोकस करते हैं ना, तो वो इस पर आधारित नहीं है। कुल मिलाकर के लॉरेंस कोलबर्ग ये किससे,
जीन पियाजे से इंस्पायर्ड है। तो बिल्कुल ये थ्योरी उनकी जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उस पर आधारित है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। डेट आपकी आपको पता है कि 1958 में इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज करा था। ठीक, कॉग्निटिव स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। अब आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चरल मॉडल, अब इस मॉडल की जिन्होंने दिया है ना, इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है, बिल्कुल इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ये कॉग्निटिव में संज्ञानात्मक, इनके अनुसार, किसके, कोलवर्ग के अनुसार कि संज्ञानात्मक का क्या मतलब होता है। तो कोलवर्ग के अनुसार कि मेंटल प्रोसेसेस सच एज थिंकिंग एंड रीजनिंग, की सोचने और तर्क करने की जो प्रक्रिया होती है वो संज्ञानात्मक कहलाती है। मीन्स जो हम सोच सके, जिस पर हम रीजन दे सके, कॉज मतलब कारण और परिणाम पर हम एक प्रकार से सॉल्यूशन उसको दे सके कि किसी भी कारण के पीछे ये, किसी भी परिणाम के पीछे ये कारण हो सकता है। अगर टाइफाइड हुआ है तो डेफिनेटली आपने अनहाइजीनिक फूड खाया होगा, अनहाइजीनिक वाटर आपने पिया होगा, है ना, मतलब अनहाइजीनिक तरीके से आपको, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। फिर अगला सेकंड, ये तो कॉग्निटिव का, संज्ञानात्मक का मतलब है कि सोचने और तर्क करने की प्रक्रिया, हम कैसे सोच सकते हैं कि कितनी मल्टी डायमेंशनल वे में, हमारी जो सोच है वो डाइवर्जेंट है या फिर कन्वर्जेंट है ना, या फिर हम उस पर किसी एक सॉल्यूशन पे ही जा पाते हैं, फिर मल्टीपल ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है। और तर्क करने की प्रक्रिया, हम इंडक्टिव या फिर डिडक्टिव फिर हाइपोडिडक्टिव, हम किस मेथड से सोच सकते हैं, ये सब कुछ आपके कॉग्निशन का पार्ट है। बिल्कुल लॉरेंस कोलवर्ग के अनुसार संज्ञानात्मकता का मतलब यही होता है। सेकेंड इज स्ट्रक्चरल, मतलब संरचनात्मक। अब इसका क्या मतलब है कि ऑर्गेनाइज्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब एक प्रकार से स्ट्रक्चरल की हमारा जो डेवलपमेंट होता है, हमारा विकास ना एक स्तरबद्ध चरणबद्ध प्रक्रिया है। जैसे अगर हम बोले तो सीढ़ियों पे हम ऐसे चलते हैं ना, इस तरीके से हम लोग ऊपर चढ़ते जाते हैं और फाइनली हमें छत पर हम पहुंच जाते हैं। ठीक, तो होता क्या है, तो इस तरीके से हम वन बाय वन इस पे स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चरल की बात करते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कि हम जब तक हमारी एक स्टेज नहीं कंप्लीट होती हम सेकंड पे नहीं जा सकते हैं। इनका कहने का मतलब ये है, जैसे जब तक हम 2 की टेबल नहीं लर्न कर सकते हम 3 की नहीं जा सकते, जब तक 3 की नहीं कर सकते तब तक 4 पे नहीं जा सकते, है ना, उस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका क्या मतलब है, द मोरल डेवलपमेंट इज द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रेशन ऑफ थिंकिंग पैटर्न। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा नैतिक विकास है यह सोच के क्रमिक स्तरों का एक माध्यम होता है कि हम कैसे सोच सकते हैं, कैसे चरणबद्ध तरीके से, क्रमिक स्तर मतलब वन बाय वन, हम स्टेप बाय स्टेप हम कैसे सोच सकते हैं, बिल्कुल उसी की प्रक्रिया है और इसी को उन्होंने स्ट्रक्चरल बोला है। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, इसको मैं और क्लियर कर दूं, मतलब ये थिंकिंग प्रोसेस, सोचने की ये एक तो चरणबद्ध प्रक्रिया है, स्तरबद्ध प्रक्रिया है, मतलब स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं। तो इसी को इन्होंने इस तरीके से बोला कि हाँ ये इस तरीके से है। तो ये हमारे थिंकिंग का पैटर्न, हम जो सोचते हैं, जो हमारी सोचने की प्रक्रिया होती है, इसी वजह से इसका जो नाम है वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चरल मॉडल पड़ा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसकी डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो कोलवर्ग्स मॉडल एक्सप्लेन्स मोरल डेवलपमेंट एज अ प्रोग्रेशन थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेजेस बेस्ड ऑन चेंजेस इन रीजनिंग। इसका क्या मतलब है कि कोलवर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास को तर्क शक्ति में परिवर्तन के आधार पर क्रमिक चरणों के रूप में स्पष्ट करता है। मतलब जो कोलवर्ग ने अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, जो हमारे सामने प्रस्तुत करा है, इसमें उन्होंने क्या बताया है कि जो नैतिक विकास होता है, यानी कि जो व्यक्ति का मोरल डेवलपमेंट होता है, किसी भी बच्चे का जो नैतिक विकास होता है, मीन्स उसका मोरल डेवलपमेंट होता है एक तर्क शक्ति में, मतलब जो उसकी सोचने की, रीजन देने की, उसकी वे ऑफ थिंकिंग, पैटर्न ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ इंटरेस्ट, मतलब सारी चीजें जो उसकी जितनी भी हायर मेंटल कॉग्निटिव प्रोसेस है। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको लिख के बताती हूँ। कॉग्निटिव प्रोसेस, इसका क्या मतलब है, इसमें आपका इसमें आपका मेमोरी आता है, इसमें आपका लर्निंग आता है, इसमें आपका परसेप्शन आता है ना, और इसमें आपका क्या आता है, इसमें आपका रीजनिंग आता है, इसमें और आपका क्या आता है, इसमें और आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इसमें आपका क्या आता है, इसमें आपका कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग। तो ये सारे जितने भी
लाइक तर्क शक्ति, मतलब जो हमारी जितने भी हमारे मेंटल कॉग्निटिव प्रोसेस हैं, जो हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, तो इनमें परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन हमें क्रमिक चरणों में स्पष्ट होता है, मतलब वन बाय वन हम सीखते हैं। और ठीक इसी तरीके से हमारा जब कॉग्निशन डेवलप होता है, ठीक उसी तरीके से हमारी जो मोरल है, जो हमारी नैतिकता है, वो भी विकसित होती जाती है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे मेथड, मतलब मोरल डायलेमा। इस पर इनका मतलब एक मिनट में आपको बता रही हूँ। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हमें थोड़ा सा गहराई से समझना होगा। एक बार इसको देखते हैं। मेथड, इन्होंने जो मेथड लिया था इसको विकसित करने में, वो मोरल डायलेमा का लिया था, कॉन्सेप्ट है इनका। तो एक बार इसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है हैंस डायलेमा का, है ना, तो एक्चुअली ये एक कहानी है जिसका उपयोग इन्होंने अपनी थ्योरी में किया है। मतलब एक प्रकार से बोले तो इसके अपनी एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, अपनी थ्योरी को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए इसका उपयोग किया है। तो कोलबर्ग ने पहले इसको देखते हैं, फिर हम आपको कहानी भी बताते हैं। कोलबर्ग यूज्ड मोरल डायलेमा सच एज द हेंस डायलेमा टू स्टडी रीजनिंग, मतलब इन्होंने तर्क का, रीजनिंग का, है ना, इसका अध्ययन करने के लिए इन्होंने हेंस डायलेमा नामक जो कहानी है उसका उपयोग इन्होंने किया है। द फोकस इज ऑन वे वाई अ डिसीजन इज मेड, कि जिसमें उन्होंने यह देखा कि जिसमें उत्तर से अधिक उसके पीछे का तर्क महत्वपूर्ण होता है, कि आंसर हमें जो मिलता है वो तो ठीक है, बट उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, मीन्स अगर कुछ भी परिणाम आया है तो उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, उसके पीछे का तर्क क्या होता है, उस पर इन्होंने महत्वपूर्ण बल दिया है। वो कहानी ऐसी थी, मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने ये एक्चुअली हेंस डायलेमा जो ना, ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है। तो इसका उपयोग उन्होंने बच्चों और वयस्कों के नैतिक तर्क, मतलब बच्चे प्लस वयस्क, इन दोनों के नैतिक तर्क को समझने के लिए किया था कि बच्चे की नैतिकता कैसी होती है और एक वयस्क होने के नाते उसकी नैतिकता कैसी होती है। चूंकि ये स्टेज वाइज होती है ना, वन बाय वन चरणबद्ध तरीके से स्ट्रक्चरल वे में होती है। तो धीरे धीरे जब बच्चा लाइक इन्फेंसी एज में होता है, फिर चाइल्डहुड आता है, फिर एडल्टहुड आता है, सॉरी एडल्सेंस आता है, फिर एडल्टहुड, तो इस तरीके से वो जितने हम वयस्क होते जाते हैं तो हमारी जो क्या होती है, हमारी जो मोरल जो क्षमता होती है वो भी धीरे धीरे डेवलप होती जाती है। तो इसका इन्होंने बच्चे और वयस्क के नैतिक तर्क, मतलब उनकी जो मोरल रीजनिंग होती है उसको समझने के लिए किया। इसमें होता क्या है कि इसमें हेन्स नामक व्यक्ति अपनी, उसकी पत्नी होती है वो बीमार होती है, वो कैंसर से पीड़ित होती है, तो मरणासन्न होती है। मतलब अगर वो कहते हैं ना कि प्राइमरी सेकेंडरी दोनों स्टेजेस को क्रॉस करके वो टर्सरी पे आ जाती है, एकदम लास्ट स्टेज होता है कि भगवान भरोसे अब ये रहेंगे कि नहीं, वहाँ पे डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्टेज में होता है। ठीक, तो इसमें हेंज नामक जो व्यक्ति होता है वो अपनी मरणासन्न पत्नी को बचाने के लिए दवा चुराता है। अब इसको समझिएगा, तो ये दवा जो चुराता है ना, इसमें होता है कि इस पर निर्णय लेने की उसको दुविधा होती है। जैसे होता क्या है, मैं आपको बताती हूँ, टाइम लगेगा, मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो हेंस नामक व्यक्ति था उसकी पत्नी कैंसर से पीड़ित थी, बट उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि उसकी दवा करवा सकता था। ठीक, तो उसने बहुत लोगों से हेल्प मांगी, मदद मांगी, बट किसी ने उसकी हेल्प नहीं किया। तो बाद में वो डॉक्टर के पास जाता, कहते कि डॉक्टर आप तो बहुत पैसे कमाते हो, है ना, आप प्लीज मेरी पत्नी को ठीक कर दो, हमारे पास अगर इन फ्यूचर पैसे आएंगे तो हम आपके पैसे चुका देंगे। लेकिन उस पर डॉक्टर ने भी उसकी हेल्प नहीं करी, लोगों ने भी नहीं करी। लास्ट ऑप्शन अब हेंस के पास क्या बचता है, या तो वो अपनी पत्नी को मरने देता या फिर दवा को चुरा करके अपनी पत्नी की थोड़ी बहुत हेल्प कर पाता, है ना। तो फिर उसने क्या हुआ, रात में जब क्लिनिक बंद होकर के डॉक्टर चले गए, जब कोई नहीं था, तो कांच की जो वो लगी थी खिड़कियां, उस पर वो तोड़ता है, मतलब कांच की जो खिड़कियां उसको तोड़ता है, कौन, हेंज, तोड़ करके और वो जाकर के क्लिनिक में अपनी पत्नी के लिए दवा को चुराता है। ठीक, अच्छा, दवा तो चुरा लेता है और ला करके अपनी पत्नी को देता है, लेकिन बावजूद इसके भी उसकी पत्नी जो है वो डेथ कर जाती है, वो मर जाती है, वो बच नहीं पाती है। तो फिर यही कहानी निकल के आती है, तो क्या उसका, हेंज का, दवा चुराना यह नैतिकता है या फिर नैतिकता के अगेंस्ट है? इसी को उसने समझने के लिए, किसने, इन्होंने, कोलबर्ग ने समझने के लिए इस कहानी का यूज किया है कि अब यह सिद्धांत यह नहीं देखता कि निर्णय सही है या गलत, बल्कि यह देखता है कि व्यक्ति ने निर्णय क्यों लिया। अगर अब यह नैतिकता सही गलत इससे ज्यादा मैटर करता है कि उसने दवा चुराया क्यों। कहीं ना कहीं वह अपने पत्नी को मरने देता है, ये भी अलग
एक अलग ही प्रॉब्लम थी, या फिर अपनी पत्नी को दवा नहीं दे रहा था, ये भी प्रॉब्लम थी, उसके पास पैसे नहीं थे, वो भी प्रॉब्लम थी। तो इसके पीछे का निर्णय क्या था, ये निर्णय लिया क्यों गया, दवा चुराने वाला जो निर्णय था उसको लिया क्यों गया, है ना। तो बिल्कुल इसी को समझने के लिए इन्होंने इस हेन्स डिलेमा वाले कॉन्सेप्ट को अपनी थ्योरी में इसको अप्लाई किया था। तो अब इसमें कितने 3 सिनेरियो बन के आते हैं। सबसे पहले मतलब जो हेन्स की दुविधा का ब्यूरर था, मतलब उसका जो सिनेरियो था वो 3 वे में बन के आता है। सबसे पहले, अच्छा मैं इसको ना यहाँ पर, हाँ जगह तो ये ऊपर वाले स्लाइड में है, मैं यहाँ पे लिख के समझाती हूँ। जो हेन्स ने ये बनाया था, इस पर 3 दुविधा निकल के आती है। दुविधा कैसी कैसी, सबसे जो पहली वाली होती है वो स्थिति होती है ना, और जो दूसरी वाली होती है वो समस्या होती है, मीन्स उसकी प्रॉब्लम होती है, और ये दूसरी वाली समस्या थी। और जो तीसरा स्टेज था वो निकल के आता है द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व ऐसे। होता क्या है, जो स्थिति वाली हम बात करते हैं, तो हेन्स की जो पत्नी थी वो कैंसर से पीड़ित थी, स्थिति बन के आती है, मतलब वो बहुत ज्यादा पीड़ा में थी। समस्या क्या आती है कि एक डॉक्टर ने दवा खोजी है, लेकिन दवा बेचने वाला उसे बहुत अधिक दाम पर या फिर बेच रहा है, फिर जिसे हेन्स नहीं चुका सकता। मतलब कि वही पहली बात तो डॉक्टर ने देखा नहीं, और किसी से भी इन्होंने बहुत मन्नतें मांगी, है ना, बहुत हाथ पैर जोड़े, तो किसी ने देखा, बट अब वो दवा लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वो पैसे मतलब इतने नहीं थे कि वो दवा खरीद सकता था, ये समस्या उसके सामने बन के आती है। अब द्वंद्व क्या आता है कि हेन्स ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन पैसे नहीं जुटा पाए। लोगों से भी मदद मांगी, डॉक्टर से भी मांगी, मेडिकल स्टोर वाले को बोला कि भैया मैं आपके पैसे बाद में चुका दूंगा, लेकिन वो फिर भी नहीं दिए। अब जब यह दुविधा आती है तो क्या वह दवा चुरा ले या अपनी पत्नी को मरने दे, यहाँ पर यही 2 ही स्थिति बनती है। पहली, या तो वो दवा को चुराए, दवा चुरा ले, या फिर पत्नी को अपने मरने दे। अब दोनों में से एक। अब इसके पीछे का क्या होगा कि अगर वो नहीं चुराता तो उसकी पत्नी मर जाती, वो तो मर ही गई, फिर भी उसने अपनी तरफ से कोशिश किया। तो वही कि वो जो निर्णय लिया दवा चुराने वाला, इसके पीछे का तर्क क्या था, उसने क्यों चुराया। अब यहां से इसकी कहानी शुरुआत होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इन्होंने यहाँ पर लेवल्स ऑफ स्टेजेस बताया है, मतलब अब नैतिकता के कुछ इन्होंने लाइक स्टेज बताए हैं कोलबर्ग ने, है ना। इसके टोटल कितने 6 स्टेजेस बताए हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। वैसे मोस्टली तो 3 है, बट इसको हम 6 पार्ट में डिवाइड करके करते हैं, हम 1 बाय 1 समझते हैं। तो जब ये वाली थ्योरी की, कौन सी, ये वाली हेन्स डिलेमा वाली जो थ्योरी, मतलब इन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट लोगों को दिया, इस पे करवाया, तो कोलबर्ग ने पाया कि लोगों के जवाबों के आधार पर उन्होंने नैतिकता के 3 स्तर बताए। जब उन्होंने पाया कि लोग ऐसे से, कोई कहता कि नहीं वो हेन्स जो है वो गलत किया था, कोई कहता नहीं उसने सही किया, तो फिर अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्स आए, तो उसके आधार पर उन्होंने 3 स्तर बताया है किसके, नैतिकता के। अब वही 3 स्तर हमें देखना है। जो सबसे पहला स्तर है, जो सबसे पहला चरण है, हम लोग उसकी बात करते हैं। तो कोलबर्ग डिवाइडेड मोरल डेवलपमेंट इनटू 3 लेवल्स, इसको 3 लेवल्स में, 3 स्तरों में बताया, और इसके 6 चरण बताए हैं। तो सबसे पहला जो लेवल है वो क्या है, जो सबसे पहला लेवल है, इसको मैं इस कलर से करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो पाए। तो प्री कन्वेंशनल लेवल, इसका क्या है, मतलब पूर्व पारंपरिक स्तर या फिर पूर्व प्रारंभिक नैतिकता, ये सबसे पहला वाला स्टेज है। ये डेवलप कब होता है, अप्रोक्स 4 to 10 ईयर्स, लगभग 4 से लेकर के 10 वर्षों तक ये वाला डेवलप होता है। तो इसमें होता क्या है कि एट दिस स्टेज ऑफ मोरालिटी लेवल, मोरालिटी इज बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि इस स्तर पर जो नैतिकता होती है, मतलब उसका नैतिकता का जो आधार होता है वो रिवॉर्डेड और पनिशमेंट होता है। या तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा या फिर पनिश मिलेगा। तब लोग चोरी को गलत मानते हैं क्योंकि इसमें दंड मिलेगा। इसमें स्वार्थ और डर होता है कि अगर, या देखो रिवार्ड या फिर पनिशमेंट, अगर हेन्स की पत्नी बच गई होती, कैंसर से मरती तो उसको रिवार्ड मिल जाता किसको, हेन्स को। लेकिन पनिशमेंट कब, कि लोगों ने उसको बोला, ट्रोल किया कि नहीं तुम तो लाइक चोर हो, ये वो, तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर ऐसे। तो ये एक ऐसी पहली स्तर होती है जहाँ पर ये इस नैतिकता का जो परिणाम होता है वो रिवार्ड और पनिशमेंट पर आधारित होता है, मतलब उसके आउटकम पर निर्भर करता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे हो सकते हैं। अब इसमें इन्होंने दो इसके स्टेज बताए हैं। अब पहला स्टेज क्या है, मतलब जो हमारा पहला स्तर है प्री कन्वेंशनल लेवल का, इसके 2 स्तर बताए हैं।
ठीक, अब इसमें पहला क्या है, पहला स्टेज ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, दूसरा है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। अब हम लोग इसको समझते हैं, ये आपके पहले का ही है, पहले का 2 स्टेज। तो सबसे पहला कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्या है वो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, इसकी हिंदी क्या है, आज्ञा पालन और दंड अभिन्यास, ये पहला चरण है। तो इसमें कहते हैं कि एक्शंस आर जज्ड बाय देयर कॉन्सिक्वेंसेस, बिहेवियर इज गाइडेड बाय अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट। इसका क्या मतलब है कि इस चरण में जो नैतिकता होती है वो दंड से संचालित होती है ना, मतलब दंड से संचालित होती है। ऐसा कहा जाता है कि व्यवहार सजा से बचने के लिए किया जाता है कि अगर हम ये काम कर लेंगे तो हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगा, इस वजह से नैतिकता विकसित होती है। अगर हम होमवर्क करेंगे तो टीचर्स हमारी पिटाई नहीं करेंगे, तो इस वजह से सजा से बचने के लिए वो हम व्यवहार करते हैं। और सही गलत का जो निर्णय होता है ना वो दंड के आधार पर होता है, मतलब बच्चा मानता है कि अगर उसे किसी काम के लिए सजा मिलती है तो वह गलत है, और जो दृष्टिकोण होता है वो माता पिता शिक्षक के नियमों का पालन इसलिए किया जाता है कि ताकि उसको सजा ना मिले। ठीक, तो इसी वजह से सारी चीजें होती हैं। तो बच्चा चॉकलेट इसलिए नहीं चुराता है क्योंकि उसे सजा मिलने का डर है ना, यही इसमें वही ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। अब जो दूसरा है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, इसका क्या मतलब है कि व्यक्तिगत और आदान प्रदान, चरण 2 में। तो इसमें क्या है कि फोकस ऑन पर्सनल बेनिफिट्स एंड एक्सचेंज, राइट एक्शन सेटिस्फाई ऑन नीड्स। होता क्या है कि व्यक्ति अपने लाभ के आधार पर निर्णय लेता है कि मुझे क्या मिलेगा, यह प्रमुख विचार। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो व्यवहार होता था वो सजा से बचने के लिए, सही और गलत को मतलब वो इस वजह से नैतिक व्यवहार दिखाता था कि उसको सजा नहीं मिलती। और यहाँ पर अब क्या करता है कि उसे अपना पर्सनल बेनिफिट दिखता है, कि इस जड़ को स्वाहित या फिर पारस्परिकता भी कहते हैं, ये सेल्फ के लिए करता है, मतलब व्यक्ति वही काम करता है जिससे उसको अपना फायदा हो, तो उसको अपना फायदा दिखता है। जैसे को तैसा वाला, यहाँ पर टिट फॉर टैट वाला कॉन्सेप्ट लागू होता है कि रिश्ते अब केवल लेन देन के आधार पर नहीं चलते बल्कि नैतिकता स्वार्थ तय करती है। यहाँ पर सजा के डर से करता था, बट यहाँ पर अब स्वार्थ दिखता है कि हाँ अगर हमारे लिए सही तभी मैं करूंगा, नहीं तो नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी मदद तभी करूंगा जब आप मेरी मदद करोगे, या यदि चोरी करने से उसका कोई बड़ा फायदा हो, जैसे हिंज ने दवा क्यों चुराई थी, उसको लगा कि हमारा बड़ा फायदा हो जाएगा, हमारी पत्नी बच जाएगी, उसका स्वार्थ था, तो इस वजह से उसने दवा चोरी किया, भले ही वह गलत हो। ठीक, तो अपने सेल्फ स्वार्थ के लिए वो करता है। तो ये हमारा पहला स्टेज रहा, प्री कन्वेंशनल लेवल, मतलब पूर्व पारंपरिक स्तर। और इसमें हमने 2 इसके स्टेज देखे। पहला ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, इसका क्या मतलब है, आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास। में इसको लिख देती हूँ, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, ये पहला है। और जो दूसरा था इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंजेस, इसका क्या मतलब है कि व्यक्तिगत और आदान प्रदान, व्यक्तिगत और आदान प्रदान। इसका वही मतलब हो ना कि ये व्यक्तिगत से जुड़ी होती है, आदान प्रदान, कि अगर आप मेरे लिए करोगे तभी मैं आपके लिए करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो ये रहा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले पे। अगला जो हमारा सेकंड लेवल आता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा कन्वेंशनल लेवल होता है। अब हम लोग कन्वेंशनल लेवल की बात करते हैं। पहला हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल था, वहां पर हमने 2 स्टेजेस देखी थी। अब हम लोग यहाँ पर कन्वेंशनल लेवल की देखेंगे और यहाँ पे भी 2 स्टेजेस हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, ये 10 से 15 साल की लगभग आयु का इसमें डेवलप होता है। वो कितना था, वो लगभग 5 से 10 साल में था, और ये लगभग 10 से 15 साल के एज में बढ़ता है। तो इसमें होता क्या है कि नैतिकता को सामाजिक नियमों, अपेक्षाओं और कानूनों के पालन के रूप में देखता है बच्चा। इस स्तर पर व्यक्ति अपने व्यवहार को सामाजिक मानदंडों और अच्छे व्यवहार के मानदंडों के अनुरूप ढालता है, ताकि समूह में उसको स्वीकृति मिल सके और व्यवस्था बनी रहे। मतलब इसका क्या है कि एट दिस लेवल ऑफ मोरालिटी इज बेस्ड ऑन द सोशल एक्सपेक्टेशन, मतलब समाज की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर नैतिकता डेवलप होती है कि हमें समाज में स्वीकृति मिले,
और व्यवस्था भी बनी रहे, हमारा भी काम चलता रहे और समाज का भी। तो इस वजह से यहाँ पर इसके आधार पर बच्चे में नैतिकता विकसित होती है। मतलब सामाजिक मान्यताओं और नियमों पर आधारित होती है क्या हमारी जो होती है वो नैतिकता। तो यहाँ पे भी दो स्टेज हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला गुड बॉय गुड गर्ल वाला ओरिएंटेशन, दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। अब इसमें हम लोग एक बार देखते हैं। सबसे पहला है, हाँ इसको मैं जो ये कन्वेंशनल लेवल है इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ कि इसमें होता क्या है कि नियम ही नैतिकता है। मतलब नियमों का पालन करने पर जोर दिया जाता है, ये नियमों पर आधारित ना, कि नियम ही नैतिकता है। मतलब कानून का पालन करना और व्यवस्था बनाए रखना ही सही व्यवहार माना जाता है यहाँ पर कन्वेंशनल लेवल पे। तो सबसे पहला जो है स्टेज 3, दो हमने ऊपर देखा था, ये स्टेज नंबर 3 है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। मतलब इसका क्या है कि यहाँ पर बच्चा अच्छा बनकर दूसरों की मंजूरी या तारीफ पाना चाहता है, वो अप्रूवल चाहता है बच्चा, कि बिहेवियर एम्स एट गेनिंग अप्रूवल ऑफ अदर्स। कि मतलब बच्चा इस वजह से अच्छा करता है कि हमें माता से, पिता से, हमारे टीचर से हमें अप्रूवल मिल सके कि हाँ बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, वो बच्चा अच्छा नहीं लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया, ये सारी चीजें। तो एम्फेसाइज ऑन बीइंग सोशली एक्सेप्टेड। व्यवहार दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए होता है, अच्छा दिखना महत्वपूर्ण होता है कि हमें लोग अच्छा कहें, मैं अच्छा दिखूं, इस वजह से यहाँ पर नैतिकता दिखाई जाती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे एक अच्छा बच्चा बनना है। यानी कि व्यवहार का जो उद्देश्य है वो दूसरों को खुश करना होता है। वहां पर जो हमने सेकंड स्टेज देखी थी वहां पर हमें अपना लाभ दिखता था, बट यहाँ पर हमें दूसरों के सामने अच्छा दिखना है, इस वजह से हम नैतिक व्यवहार कर रहे हैं। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, आई होप क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं अगला, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये आपकी स्टेज नंबर 4 है, कानून और व्यवस्था। कि यहाँ पर व्यक्ति की यह सोच होती है कि व्यक्ति यह मानता है कि समाज में कानून और नियम आवश्यक हैं, इसलिए उसका पालन करना ही नैतिक कर्तव्य है। मतलब रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी एंड रूल्स मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। कि बच्चे को लगता है कि समाज में कानून और नियम आवश्यक हैं, चूंकि बिना नियम के, बिना लॉ के, बिना लाइक रूल्स रेगुलेशंस के समाज नहीं चल सकता, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से वो नैतिकता दिखाता है कि व्यक्ति नियमों और कानूनों का पालन करता है ताकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। यानी कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है, इस वजह से नैतिकता दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेड लाइट है ना, उस पर हमें रुकना होता है क्योंकि यह कानून और इससे दुर्घटनाएं रुकती हैं, क्योंकि यह कानूनी है, ठीक, और इससे दुर्घटनाएं कम होती हो। यहाँ व्यक्तिगत इच्छा से ज्यादा सामाजिक व्यवस्था को महत्व दिया जाता है। जैसे यहाँ पर ये मैं बताती हूँ, ये आपका ट्रैफिक, सॉरी इसको सर्कल में मुझे बनाना था, भैया चल जाओ। ये आपका रेड लाइट हुआ, ठीक। फिर अगला आपका, मैं अगला बनाती हूँ, येलो लाइट हुआ आपका, ठीक। फिर आपका ग्रीन हुआ, ये मान लीजिए आपकी ये ट्रैफिक लाइट है, ठीक। ये तीनों, ये आपकी ट्रैफिक लाइट है, रेड येलो एंड ग्रीन। तो बच्चे को पता है कि हमें जो रेड लाइट है इसका मतलब है यहाँ पर हमें रुकना है, स्टॉप, कि ये बनाया गया लॉ है और इससे दुर्घटनाएं कम होती हैं, इस वजह से वो नैतिकता दिखाते हैं कि यहाँ पर हमें रेड लाइट को क्रॉस नहीं करना है। और येलो का क्या मतलब है? गो बट स्लो वे में, अब ट्रैफिक खुल गया आप आराम से जा सकते हो, और ग्रीन का मतलब आप अब अच्छे से चले जाओ। तो यही यहाँ पर हमें स्लो 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 जाना है और यहाँ पर हमें अच्छे से निकल जाना है। तो इस वजह से वो दिखाता है नैतिकता, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, ये है ना, सामाजिक व्यवस्था को महत्वपूर्ण बना रखे, इस वजह से ही वो नैतिकता दिखाता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब हम लोग पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ये इनका तीसरा वाला लेवल, लेवल 3। मैं बताती हूँ आपको, ये पोस्ट कन्वेंशनल मतलब उत्तर पारंपरिक स्तर। इसका क्या मतलब
ये एडोलसेंस ऑनवर्ड, मतलब ये किशोरावस्था के बाद से स्टार्ट हो जाता है। वहां पर हमने 15 साल तक देखा था। वैसे एडोलसेंस का जो एज माना गया हो लाइक 12-13 से लेकर के 18 से 20 साल की एज, तो ये 15 साल तक की, तो ये 15 से मान के चलो 13-14 से स्टार्ट होकर के उसके बाद चलता रहता है। तो एट दिस लेवल मोरालिटी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, कि यहाँ पर जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, मतलब इसका जो स्टेज है, स्टेज नंबर 3, लेवल नंबर 3, तो यहाँ कहा जाता है कि यह प्रिंसिपल लेवल, सिद्धांत आधारित भी कहा जाता है इसको, कि विकास का जो सर्वोच्च चरण है वो यही है, और इस स्तर पर नैतिकता बाहरी नियमों या समाज की अपेक्षाओं से ऊपर उठकर व्यक्तिगत सिद्धांतों पर और मानवीय अधिकारों पर टिकी होती है। मतलब कि इस स्तर पर जो हमारी नैतिकता होती है वो व्यक्तिगत मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित होती है। हमारे जो व्यक्तिगत मूल्य है वो क्या है, और हमारे जो सिद्धांत है वो क्या है, इस पर। तो इसको इस स्तर पर पता है, इसके जो मतलब की कॉन्सेप्ट है वो लाइक निकल के आते हैं। सबसे पहला इसमें आंतरिक नैतिकता दिखती है, उसके बाद सार्वभौमिक मूल्य दिखता है, और तीसरा निर्णय लेना दिखता है। इस पे मैं इसको लिख देती हूँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लेवल 3। पहला जिसमें पहला आता है वो आंतरिक नैतिकता आती है, आंतरिक नैतिकता, और जो दूसरी निकल के आती है वो क्या आती है, सार्वभौमिक मूल्य। ठीक, और जो तीसरी निकल के आती है वो निर्णय लेना। ठीक, तो इसमें होता क्या है, आंतरिक नैतिकता की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर व्यक्ति अब समाज के नियमों का आंख बंद करके पालन नहीं करता, बल्कि यह समझता है कि नियम लोगों के भले के लिए होते हैं, लेकिन हर नियम हमारा भला करे ऐसा नहीं है। तो अब उसकी अपनी आंतरिक नैतिकता यहाँ दिखने लगती है कि हमारे लिए क्या मानवीय हो सकता है। दूसरा है सार्वभौमिक मूल्य। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ नैतिकता जीवन, स्वतंत्रता और न्याय जैसे मूल्यों पर टिकी होती है। सार्वभौमिक मूल्य की नैतिकता हमारा जीवन, जो हमारी स्वतंत्रता है और जो हमें न्याय जिससे मिल सकता है उस पर टिकी होती है। अगला निर्णय लेना, इसका क्या मतलब है कि सही और गलत का निर्णय समाज की परंपराओं के आधार पर नहीं बल्कि अपने विवेक से हमें लेना चाहिए। तो यहाँ पर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में हमें ये चीजें देखने को मिलती है। आई होप क्लियर होगा। अब इसमें भी 2 स्टेजेस बताएंगे। सबसे पहला सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। अब इसमें मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन का क्या मतलब है कि इसमें व्यक्ति यह मानता है कि कानून नियम लचीले होने चाहिए, रिजिड नहीं होने चाहिए, फ्लेक्सिबल। यहाँ पर लिखा है ना, लॉज आर फ्लेक्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, फोकस ऑन राइट्स एंड जस्टिस। मतलब समाज के हित के लिए कानून बदले जा सकते हैं, अधिकार और न्याय पर ध्यान दिया जाता है कि यदि कोई कानून समाज के विकास या व्यक्तिगत अधिकारों में बाधा डाले तो उसे बदला जाए। जैसे अभी जो बिल पास हुआ था मतलब वो लेकर के ना सुप्रीम कोर्ट में जो मामला आया था, देखो मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे फैक्ट बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो वो फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया था, लाइक जनरल ST SC OBC की, आपको अगर लगे कि हाँ किसी जनरल बच्चे ने आपके लिए भेदभाव किया, डिस्क्रिमिनेशन किया, तो आप उस पर क्लेम कर सकते हो। तो अगर ये बनाया था तो इसको बदला भी जा सकता है। यहाँ पर तो आप, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, जनरल ST SC OBC, बल्कि जो सही है जो गलत है, भैया अगर महसूस हो तो हमें कुछ भी महसूस हो सकता है ना। तो यहाँ पर तो सीधे सीधे आप जनरल को इससे एक्सक्लूड कर रहे हो, तो बिल्कुल उसकी बात कर रहे थे। यहाँ पर वही कि अगर कानून समाज के विकास से व्यक्तिगत अधिकारों में बाधा डाले तो उसे बदला जाए, इसलिए उसको फिर से रिजर्व कर लिया गया। तो फॉर एग्जाम्पल चोरी करना क्या है, कानून उसको गलत मानता है, लेकिन अगर किसी की जान बचाने के लिए चोरी करनी पड़े तो यह चरण कहता है जीवन का अधिकार संपत्ति के अधिकार से ऊपर होता है, कि हमारा जो जीवन का अधिकार है वो संपत्ति के अधिकार से अलग है। अगर चोरी करने से मतलब हिंस ने चोरी किया था, अगर उसकी पत्नी बच गई होती तो वो चोरी नैतिक कहलाती, कि उसने अच्छा किया, कर लिया, उसकी जान बच गई, है ना, संपत्ति के अधिकार से अधिक है। तो वही कि इस पर जो नैतिकता होती है, इसको जो लॉ एंड लाइक ऑर्डर है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन की, वही कि समाज के व्यक्तिगत विकास के अधिकारों के लिए होता है। यहाँ पर वो बच्चे समझ जाते हैं। अगला हमारा जो इस पे अगला जो चरण आता है वो क्या आता है, वो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल आता है, अगला चरण। इसका क्या मतलब है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल का मतलब है कि बेस्ड ऑन जस्टिस, इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी, मोरल रीजनिंग इज गाइडेड बाय द इंटरनल प्रिंसिपल, कि यहाँ पर
जो देखते हैं यह नैतिकता का सबसे सर्वोच्च स्तर होता है। यहाँ व्यक्ति अपने निजी विवेक और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों जैसे न्याय, समानता, मानवीयता, गरिमा इन सब के अनुसार कार्य करता है। ठीक, यानी कि नियमों को तोड़ा जा सकता है यदि वे मानवीय या फिर सम्मान के खिलाफ हों। यहाँ पर वही लिख रहा है ना कि मोरल रीजनिंग इज गाइडेड बाय इंटरनल प्रिंसिपल्स। निर्णय सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, सत्य, न्याय और समानता सर्वोपरि होती है। लेकिन उस टाइम हम नियम को तोड़ सकते हैं जब वे अमानवीय हो, जब मानवीयता के खिलाफ जाएं। यही ये बताते हैं। आई होप फॉर एग्जाम्पल जैसे अन्यायी कानून के खिलाफ गांधी जी का सत्याग्रह, जो कानून तोड़ने के बावजूद नैतिक रूप से सही माना गया। जो गांधी जी ने अपना सत्याग्रह वाला आंदोलन चलाया था वो कानून के खिलाफ था, मतलब जो वो अन्याय तरीके से कानून को फॉलो कर रहे थे, अन्याय कर रहे थे। तो अब इसका इस सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत करना, इसको लाना, ये गांधी जी ने नैतिकता दिखाई। तो कुल मिलाकर के अगर नियम बनाए जा सकते हैं उसको बिगाड़े भी जा सकते हैं। अगर हमारी नैतिकता के खिलाफ है तो बिल्कुल आप उस पर फोकस मत करिए, ऐसा इनका कहना है। अब ये आपकी पूरी थ्योरी रही। तो इसमें टोटल 3 स्टेजेस पाई गई, है ना। और उन 3 स्टेजेस में हमने क्या देखा, टोटल हमने 6 इसके लेवल देखे। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ आपको, मैं लिख देती हूँ एक बार, शायद आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। सबसे पहला हमारा प्री कन्वेंशनल, दूसरा हमारा क्या था, कन्वेंशनल, और तीसरा हमारा पोस्ट कन्वेंशनल। अब 2 स्टेज यहाँ पर थी, 2 यहाँ पर थी, 2 यहाँ पे। यहाँ पर हमने टोटल 6 देखे। अब आप उसको अच्छे से नोट्स हम दे देंगे टेलीग्राम पे, वहां से आप डाउनलोड करके देख लेना, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। अब इस पर हम लोग चलते हैं, इसकी इस थ्योरी की क्या विशेषताएं हैं। तो डेवलपमेंट अकर्स इन अ फिक्स सीक्वेंस, इसका क्या मतलब है, ईच स्टेज इज मोरल एडवांस्ड देन द प्रीवियस वन, कि विकास निश्चित क्रम में होता है, प्रत्येक चरण पिछले चरण से उच्च होता है, ऐसा माना गया है। जिसकी विशेषता है कि हम स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं ना, तो जब हम पहले स्टेप को क्रॉस कर लेते हैं तो वो उससे बेटर हो जाता है, बेटर 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 और बेटर होता जाता है। इस तरीके से इसकी विशेषता है। अब इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखें तो क्यों इसको यहाँ पर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, तो टीचर्स शुड इनकरेज मोरल रीजनिंग थ्रू डिस्कशन, यूज द डिलेमास, इम्प्रूव प्रैक्टिकल थिंकिंग, है ना, कि शिक्षक को नैतिक तर्क को विकसित करना चाहिए और चर्चा और दुविधा पद्धति उपयोग होती है। कि जब आप देखेंगे ना कई बार सिचुएशनल स्टोरीज दी जाती हैं तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, इस वजह से दी जाती है और इस वजह से इंकरेज करा जाता है कि शिक्षा में इन सबको, इन सारी थियरीज को शामिल किया जाए, उसको बढ़ावा मिले। अब इनको क्रिटिसिज्म किस वजह से किया गया कि कल्चरल बायस, मतलब वेस्टर्न ओरिएंटेड, कि नॉट ऑल इंडिविजुअल रीच द हाईएस्ट स्टेज, यह सिद्धांत पश्चिमी संस्कृति पर आधारित था, सभी व्यक्ति उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंच सकते, ये सच्चाई है। ठीक, कि हर व्यक्ति उस हाईएस्ट स्टेज तक, मतलब उसको नहीं रीच कर सकता है, इस वजह से वेस्टर्न ओरिएंटेशन मानी जाती है इस थियरी को। और ये हाईएस्ट स्टेज तक वही उसी को इन्होंने अध्ययन किया था और उसी के आधार पर इनको दिया था, मतलब एक कल्चरल बायस थियरी है। ठीक, और इस वजह से इनको क्रिटिसाइज किया गया। अब हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे चलते हैं। तो कंक्लूजन हमारी ये कहता है कि कोलवर्क्स मोरल मॉडल एक्सप्लेन्स दैट मोरल डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस थ्रू स्ट्रक्चर्ड स्टेज ऑफ रीजनिंग, कि कोलवर्क का सिद्धांत बताता है कि नैतिक विकास तर्क के स्तरों के माध्यम से क्रमिक रूप से विकसित होता है। मतलब वही कि 1 by 1 होता है, धीरे धीरे हमारी रीजनिंग भी डेवलप हो जाती है, इसी के साथ साथ हमारी नैतिकता भी विकसित होने लगती है। आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।